Hello students, my name is Sonia Rathi and welcome to my YouTube channel Inspiration Hub by Sonia। तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई नई पॉलिसी आती है या जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आती है, मैं कभी भी उसी दिन उसकी वीडियो नहीं बनाती। मैं पहले उसको रिसर्च करती हूँ, उस टॉपिक पे रिसर्च करती हूँ ताकि आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन उसके बारे में दे सकूं। तो आपको पता है कि कल एक नई नोटिफिकेशन आई है, एक नया सर्कुलर आया है सेट के लिए, मीन्स कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसी के बारे में, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, सब कुछ अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सीईटी है क्या। सो इट इज बेसिकली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये किस मकसद से प्रपोज किया है गवर्नमेंट ने, क्या इसका इंपॉर्टेंस रहेगी स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले तो क्या होता था कि पहले क्या होता था कि हर एक एग्जाम होते थे वो अलग अलग एजेंसीज जो है वो कंडक्ट कराती थी, जैसे कि आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क। ये तो मेन 6 एग्जाम हुए। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग एग्जाम होते थे, लाइक एनआईसीएल, ओआईसीएल और भी बहुत ज्यादा एग्जाम होते थे। और इन सब के लिए स्टूडेंट्स को अलग से फीस पे करनी पड़ती थी। तो मेन अब क्या होगा कि फीस बच्चों की बच जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा फीस ली जाती थी इनको भरने के लिए, फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि जो फीस वो वहां से बच रही है उसे आप अपनी एजुकेशन के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली कि सपोज आपको कोई बुक परचेज करनी है वो आप ले सकते हैं, या आपको कोई मॉक टेस्ट परचेज करने हैं, या कोई भी आप अलग से कोचिंग लेना चाहें, या कुछ भी आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो वो इस फीस से जो पैसे आपके बच रहे हैं वहां पर आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग जो बात करते हैं अब है कि पहले क्या होता था कि अलग अलग एग्जाम सेंटर्स होते थे, बहुत दूर दूर तक कैंडिडेट्स को ट्रेवल करके जाना पड़ता था। हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करनी होती थी, और स्पेशली जब फीमेल कैंडिडेट्स होती थी तो उनके साथ उसके पेरेंट या उसके ब्रदर या उसका हस्बैंड जो भी कोई होता था वो उसके साथ जाता था। तो मतलब 2 जनों की ट्रेवलिंग हो गई, उसका खर्चा अलग। और स्पेशली अगर बहुत दूर सेंटर्स होते थे तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, वहां पर वो रुकते थे तो वहां पर रुकने का, खाने पीने का, वो सब खर्चा अलग। तो बेसिकली अब इस सेट में क्या है, ये डिसाइड किया गया है कि लगभग 1000 सेंटर्स बनाए जाएंगे। और जो इंडिया में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, देयर अबाउट 739 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो जो बड़े डिस्ट्रिक्ट होंगे उसमें कोशिश की जाएगी 2 या 2 से ज्यादा सेंटर्स भी बनाए जाएं। तो बेसिकली अब क्या एडवांटेज होगी कि आपको ट्रेवलिंग के लिए बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, आप इजिली अपने सेंटर्स तक पहुंच सकेंगे। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, इसका क्या फायदा है कि सपोज अभी आप आईबीपीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, टियर 1 की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसका रिजल्ट आ गया, आपका क्लियर हो गया। अब आपने सोचा कि मेंस की तैयारी करते हैं, आपका फोकस जो है किस पे रखना था, आईबीपीएस मेंस पर। लेकिन इतने में क्या हुआ, जो था आपका एसबीआई पीओ आपने भर रखा था फॉर्म, और उसके प्रीलिम्स की डेट आ गई। तो बेसिकली कंफ्यूज हो जाते थे स्टूडेंट्स कि हम अब फोकस कहां पर करें, कि अब मैं इसके प्री पर फोकस करूं या अब जो मेंस मेरा एग्जाम है मैं उस पर फोकस करूं। तो बेसिकली अब ऐसा कोई झंझट नहीं रहेगा, आप शांति से अपना पहले प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, टियर 1 आप क्लियर करेंगे, और उसके बाद आपके जो स्कोर्स होंगे उसके बेस पे आप सेकेंड ऑप्शन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता था, अभी लेवल जो है बेसिकली एक ही लेवल है, जो आपका लेवल है नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए होता था, लेकिन इसके लिए तैयारी जो है स्टूडेंट्स को अलग अलग करनी पड़ती थी। अब ये तीनों लेवल पे होगा, जैसे आपके पहले एग्जाम्स होते हैं जो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देते थे, तीनों लेवल के लिए होंगे, जैसे कि आप 10th के बेस पर, 12th के बेस पर और ग्रेजुएशन के बेस पर। तो तीनों लेवल के लिए फॉर्म्स निकाले जाएंगे, और इसका जो स्कोर कार्ड होगा वो आपका 3 साल तक वैलिड रहेगा। तो बेसिकली अब क्या होगा कि अगर सपोज आप किसी का मेंस नहीं क्लियर कर पाए, तो अभी क्या होता था, आपको फिर से उसका प्री देना पड़ता था। तो अब वो झंझट खत्म है, आपका प्री अगर क्लियर हो गया है तो वो आपको 3 साल तक तो एटलीस्ट देना नहीं पड़ेगा, और उसके बाद आप मेंस की तैयारी करते रहिए, उस पर अपना फोकस करिए। तो ये एक अच्छी चीज है इसके लिए कि आपको बार बार प्रीलिम्स या टियर 1 का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें टियर 2 के लिए, मतलब हमारा सपोज मुझे एसबीआई में मार्क्स चाहिए थे, एसबीआई में अपना करियर बनाना था, लेकिन मार्क्स जो है मेरे उतने अच्छे नहीं आए, मुझे वो ऑप्शन नहीं मिल रहा,
तो ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा प्रीलिम्स नहीं दे सकती। आप उसके लिए प्रिपरेशन करते रहिए, आप दोबारा भी दे सकते हैं, आप उसके बाद भी दे सकते हैं। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते बेसिकली अपने मार्क्स से, तब तक आप प्रीलिमिनरी या जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको दे सकते हैं। और मेन बात अब ये भी डर नहीं है कि सपोज पहली अटेम्प्ट में आपके मार्क्स आ गए 72, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में आपके मार्क्स रह गए 60। तो ऐसा नहीं है कि सेकंड अटेम्प्ट वाले मार्क्स कंसीडर होंगे, जिसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो कंसीडर किया जाएगा और उसके बेस पे आपको जो है पोस्ट मिलेगी। तो बेसिकली एक तरह का ये जो है आपका बेसिक लेवल का स्क्रीनिंग हो जाएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू। और कोशिश की जा रही है कि जो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उसमें भी लाने की इसे ट्राई की जा रही है। तो उसका फायदा क्या होगा कि जो कैंडिडेट्स हैं वो कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं और वो डिपेंड करेगा उस सेक्टर पर जिसमें वो जाना चाह रहे हैं। सपोज किसी प्राइवेट सेक्टर में या पुलिस एग्जाम के लिए वो जाना चाह रहे हैं, तो एक सिंपल सा मेडिकल लेके या फिजिकल करवा के इसके बाद आपकी जॉब पक्की। या किसी प्राइवेट कंपनी में आप जाना चाह रहे हैं तो इंटरव्यू दीजिए, आपके पास अगर सेट का आपका स्कोर कार्ड है तो इंटरव्यू दीजिए और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज भी बहुत अच्छी है, तो कैंडिडेट कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके फायदे तो हो गए, अब हर एक कोई भी चीज जो नहीं आती है उसके फायदे के साथ साथ उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, कुछ नुकसान भी स्टूडेंट्स को या जिस भी लेवल पर वो पॉलिसी आई है थोड़ा बहुत सफर हर किसी को करना पड़ता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके जो है नुकसान क्या क्या है, नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स 2 साल से या 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और अपने आप को परफेक्ट फील कर रहे हैं कि अब उनको उनका कहीं ना कहीं एडमिशन, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा जिसके लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली अब क्या होगा, जो सपोज 6 महीने बाद वो कॉन्फिडेंट थे कि उनका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और उनका सपोज आईबीपीएस की तैयारी कर रहा है तो उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अब अगर 6 महीने बाद ये पॉलिसी आ गई तो स्टूडेंट्स को सफर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सपोज एसएससी का जो एग्जाम होता है उसमें जीएस पर फोकस ज्यादा रहता है, जनरल अवेयरनेस पर फोकस ज्यादा रहता है। इसके अपोजिट जो बैंकिंग है वो जिसकी रीजनिंग होती है, बहुत ही हाई लेवल की रीजनिंग जो है बैंकिंग में पूछी जाती है। तो सिलेबस में कहीं ना कहीं डिफरेंस है और ऐसे ही जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, उसकी बैंकिंग के लिए इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एसएससी में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। एसएससी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछती है। तो बेसिकली ये सब कंफ्यूजन अटकी रहेगी कि सिलेबस क्या आएगा, क्योंकि कोशिश जो की जाएगी वो ऑब्वियसली इस तरह से की जाएगी कि एवरेज सा हो सिलेबस भी, ताकि स्टूडेंट जो है जिस भी लेवल की तैयारी कर रहा है वो उसको एक एवरेज सा सिलेबस दिलाकर हर कोई उसमें बैठ सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। अब बात है कि अब जो स्टूडेंट्स ये जो एग्जाम है ये आईबीपीएस क्लरिकल के लेवल का भी है और पीओ के लेवल का भी है। अब बेसिकली पीओ का लेवल हाई होता है एज कंपेयर टू द क्लरिकल। तो अब क्या होगा कि जो स्टूडेंट पीओ की तैयारी कर रहा है या क्लरिकल की तैयारी कर रहा है उन सबको मेन एक ही एग्जाम में बैठना है। तो जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो इसका ये हो सकता है कि जो कट ऑफ है एग्जाम्स की वो हाई जाने की उम्मीद है। तो कट ऑफ हाई जाएगी तो ऑब्वियसली आगे जो आपकी जॉब है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसमें थोड़ी डिफिकल्टी आप फेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि ये जो 3 साल तक कहा गया है कि जो 3 साल तक वैलिड है आपका स्कोर कार्ड टीयर 1 जो है सेट का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, वो 3 साल तक वैलिड है। अब बात ये है कि ये जो NRS नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो बनाई गई है, क्या ये एसएससी की ही तरह काम करेगी? मींस बेसिकली एसएससी तो अब तक अपने एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं करा पा रहा, कहीं उसका प्रोसीजर स्लो हो जाता है, एग्जाम कैंसिल होते रहते हैं या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं एसएससी के अंडर, ऑल्दो आईबीपीएस बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब ये नहीं पता कि जो एनआरएस है वो अपनी सभी कंडीशन पर ये सब कुछ मैनेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इन सब कंडीशंस पर वो खरा उतर पाएगा या नहीं उतर पाएगा। तो ये भी एक पॉइंट है कि किस तरह से एनआरए ये अपने आप को मैनेज कर पाएगा। तो देखते हैं, हो सकता है अगर एफिशिएंट सिस्टम होगा तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है, बट फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। और ये सब जो बातें हैं अभी तक सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बातें की जा रही हैं। अभी ये नहीं पता कि कब तक ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, और अगर होगी तो क्या इतनी ही एफिशिएंट होगी जितनी की कागजों में दिखाई दे रही है। इन सब पर बात करेंगे जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगी। फिलहाल के लिए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।